सभी मित्रों को गुड मॉर्निंग। आप सभी का अपने चैनल के ऊपर स्वागत है। आशा है आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो हम जो बात करने जा रहे हैं वो बात करेंगे आज हम संपत्ति अंतरण अधिनियम। संपत्ति अंतरण अधिनियम में आज जो हम बात करने जा रहे हैं किन किन पर जो संपत्ति अंतरण जो अधिनियम जो है वो लागू नहीं होता। आइए ज्यादा समय न लेते हुए सीधा टॉपिक के ऊपर चलते हैं। तो संपत्ति अंतरण अधिनियम निम्न पर लागू नहीं होता है। तो किस किस पर लागू नहीं होता? तो संपत्ति अंतरण अधिनियम एक तो जो पारिवारिक जो समझौता होता है उस पर लागू नहीं होता। तो ये किस पर लागू होता? संपत्ति अंतरण अधिनियम का सीधा मतलब है एक जीवित व्यक्ति दूसरे जीवित व्यक्ति को क्या है हक ट्रांसफर करता है, उस पर ये समझौता लागू होता है। ठीक है, तो पारिवारिक समझौता जो है उस पर यह लागू नहीं होता, पहली बात। फिर दूसरा, समर्पण या परित्याग, इस पर यह संपत्ति अंतरण अधिनियम लागू नहीं होता। तीसरा बताया सुखाधिकार पर भी ये लागू नहीं होता। और चौथा बताया वसीयत पर भी संपत्ति अंतरण अधिनियम लागू नहीं होता। पांचवा बताया विभाजन बंटवारे पर भी क्या है संपत्ति अंतरण अधिनियम लागू नहीं होता। तो क्यों नहीं होता इनके बारे में हम पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे, एक एक को हम लेते हैं। पहली बात है भी संपत्ति अंतरण अधिनियम पारिवारिक समझौता जो होता है उस पर लागू क्यों नहीं होता, ये फैमिली सेटलमेंट पर लागू क्यों नहीं होता। आइए देखते हैं। पारिवारिक निपटारा, कल्पना कीजिए कि एक बहुत पुरानी पुश्तैनी हवेली है। ठीक है भाई, कोई हवेली है भाई पुरानी, कल्पना कर लिया हमने, मान लिया इस हवेली में 4 भाई रहते हैं। भाई ये भी मान लिया 4 भाई रहते हैं इस हवेली में। कागज पर तो ये चारों भाई हवाले के सह स्वामी है भाई। अब जो कागज जो होगा उस पे क्या है, ये सह स्वामी है खुद चारों। लेकिन कोई नहीं जानता कि किसका कमरा कौन सा है, किसका आंगन कितना है भाई। ये भी बात जायज है भाई, सह स्वामी है तो कैसे जाने किसका कमरा कितना है और किसका आंगन कितना है। बात सही है भाई। अब अगर वे भाई बैठकर आपस में तय कर लें कि भाई आज से ये वाला हिस्सा मेरा और वो वाला तेरा भाई, तो इसे पारिवारिक निपटारा यानी कि फैमिली सेटलमेंट कहते हैं भाई। ठीक है भाई, बात हो गई। इसे कानून इसे अंतरण क्यों नहीं मानता भाई? तो ये तो होगा पारिवारिक निपटारा, फैमिली सेटलमेंट। अब कानून इसको क्या है अंतरण क्यों नहीं मानता, ट्रांसफर क्यों नहीं मानता? तो ट्रांसफर मानेगा कैसे जब उनके वहां पे उस हवेली के अंदर चारों का हिस्सा है, तो हक तो ट्रांसफर हुआ ही नहीं किसी का। हिस्सा तो है लेकिन वो हिस्सा उन्होंने बांट लिया अपना अपना, हक ट्रांसफर कैसे होगा? तो पारिवारिक जो समझौता जो है उसमें संपत्ति अंतरण लागू नहीं होता। तो कुछ ट्रांसफर तो हुआ ही नहीं, संपत्ति ट्रांसफर कहां पे हो गई? संपत्ति तो उनके पास ही है और वो पहले भी थी, सह स्वामी तो वो थे ही। आइए देखते हैं भाई, नया हक पैदा नहीं होता भाई इसमें। नंबर 1, कानून कहता है कि भाई बहनों का उस संपत्ति पर अधिकार तो जन्म से ही था। निपटारे के बाद यानी कि सेटलमेंट ने उन्हें कोई नई संपत्ति नहीं दी भाई। ठीक है, बस उसके पुराने अधिकार को क्या किया भाई, स्पष्ट किया है। ठीक है, तो इसलिए इस पर क्या है संपत्ति अंतरण लागू नहीं हुआ क्योंकि नया बनाए नहीं, कोई संपत्ति नहीं दी नहीं। बात नंबर 2, विवाद का अंत भाई। यह एक ऐसा समझौता जो भविष्य में होने वाली लड़ाई झगड़ों को जड़ से खत्म कर देता भाई। ठीक है भाई। फिर सवतव, सवतव की स्वीकृति भाई। जैसा कि आपने साधु माधवदास वाले केस का जिक्र किया, उच्चतम न्यायालय ने बहुत स्पष्ट कहा भाई इस केस में। क्या बात कही? साधु माधवदास के केस में उच्चतम न्यायालय ने एक बात कही थी कि परिवार के सदस्यों के पास पहले से ही कुछ पूर्ववर्ती सवतव होता है भाई। ठीक है, समझौता सिर्फ यह पक्का करता है कि हाँ आपका अधिकार यही है भाई। ठीक है, तो पहले से ही क्या इनके पास जमीन थी,
लेकिन ये इन्होंने बैठ के बंटवारा कर लिया कि तुम्हारी ये और मेरी ये, ठीक है। आइए आगे चर्चा कर। तो इस पर संपत्ति अंतरण अधिनियम लागू नहीं होगा। क्या पारिवारिक निपटारा प्रॉपर्टी ट्रांसफर है? आइए देखते हैं। नहीं भाई, तो पारिवारिक जो निपटारा वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर कैसे होगा भाई, ठीक है। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए आपके पास एक बंडल में 10 अलग अलग तरह की टोपियां हैं भाई, ठीक है भाई। आप उन्हें गिनकर अलग अलग डेरों में रख रहे हैं भाई, ठीक है भाई। क्या आपने कोई नई टोपी बनाई है भाई? नहीं बनाई भाई हमने तो। आपने सिर्फ जो पहले से मौजूद था उसे व्यवस्थित किया है, बस यही क्या है, फैमिली सेटलमेंट है भाई, ठीक है। तो फैमिली सेटलमेंट के ऊपर संपत्ति अंतरण अधिनियम लागू नहीं होगा। आइए आगे चर्चा करते हैं। अब बात करते हैं समझौता, ठीक है। कल्पना कीजिए कि दो लोग ए और बी एक जमीन के टुकड़े पर लड़ रहे हैं, ठीक है भाई, लड़ रहे हैं। ए कहता है यह जमीन मेरी है और बी कहता है नहीं, यह तो मेरी है। इस खींचतान में वे कोर्ट भी जा सकते हैं भाई, लेकिन वे समझदारी दिखाते हैं और आपस में एक समझौता कर लेते हैं कि चलो 60% जमीन तुम्हारी और 40% मेरी, ठीक है भाई। तो ये क्या हो गया, समझौता हो गया भाई। कानून इसे अंतरण क्यों नहीं मानता भाई, समझौते को क्यों नहीं मानता? पुराने दावे का निपटारा किया है, ठीक है, इसलिए नहीं मानता भाई। यहां ए या बी में से कोई भी किसी दूसरे को संपत्ति बेच नहीं रहा भाई, ठीक है, और न ही दान दे रहा। तो वे बस उस संदेह यानी कि डाउट को क्या कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, जो उस संपत्ति को लेकर बना हुआ था भाई। तो समझौता कर लिया, अधिकार पहले से ही था इनका, ठीक है, उस संपत्ति पर। कानून मानता है कि उन दोनों में से किसी के पास तो वह अधिकार पहले से ही था, भले ही वह स्पष्ट नहीं था। समझौता बस ये पक्का करता है कि ठीक है, आज से ये वाला हिस्सा क्या है, आधिकारिक रूप से तुम्हारा है भाई, ठीक है। अंतरण विलेख नहीं है भाई, क्योंकि इस प्रक्रिया में संपत्ति का स्वामी नहीं बदला जा रहा जैसे बिक्री में होता है, बल्कि सिर्फ अधिकारों की सीमा तय की जा रही है। इसलिए कानून इसे ट्रांसफर की लिस्ट में नहीं रखता भाई, अंतरण के लिस्ट में नहीं रखता भाई, ठीक है। अगर दो पड़ोसियों में नाली या दीवार को लेकर विवाद हो, उदाहरण देखते हैं। अगर दो पड़ोसियों में क्या है, नाली को लेके, नाली या दीवार को लेके विवाद है भाई, और वे लिखकर तय कर लें कि दीवार यहां तक मेरी है भाई, तो यह क्या है भाई, समझौता है, संपत्ति का अंतरण नहीं है भाई, ठीक है। अंतरण क्यों नहीं है? क्योंकि उन्हें कोई नई जमीन नहीं खरीदी, बस जो पहले था उसे सुलझाया गया भाई, तो ये अंतरण नहीं है। समझौता संपत्ति बनाता है, बल्कि विवाद को मिटाकर, समझौता संपत्ति बनाता नहीं है, बल्कि विवाद को मिटाकर मौजूदा अधिकारों को क्या करता है भाई, पक्का करता है भाई। ध्यान रखना कि मौजूद में जो अधिकार है वो आपके ये हो गए, लेकिन नई संपत्ति तो नहीं बनी, ठीक है। संपत्ति का अधिकार तो पहले से उनका हिस्सा था उसमें। आइए आगे चर्चा करते हैं। आगे है विभाजन। तो विभाजन पर भी क्या है, संपत्ति अंतरण अधिनियम लागू नहीं होता। क्यों नहीं? मान लीजिए एक खेत है जिसमें 4 मालिक हैं, अभी वह खेत एक बड़ा टुकड़ा है और चारों भाई मिलकर उसमें खेती कर रहे हैं, इसे कहते हैं भाई संयुक्त उपभोग करना भाई, ठीक है भाई। ज्वाइंट क्या कर रहे हैं, वो इंजॉयमेंट कर रहे हैं भाई, उपभोग कर रहे हैं भाई। अगर वे तय करते हैं कि आज से 1/4 हिस्सा मेरा, वो तेरा, तो इसे कहते हैं कि विभाजन, ठीक है। कानून इसे अंतरण यानी कि ट्रांसफर क्यों नहीं मानता भाई, विभाजन को? तो हिस्सा तो, जमीन तो उनकी थी चारों की संयुक्त, तो मानेगा कैसे? उन्होंने तो विभाजन किया है, हक तो नहीं आया, कोई नई जमीन तो नहीं आई, सब तो पहले से था, ठीक है। यहाँ किसी ने किसी को संपत्ति बेची नहीं है, हर भाई का उस खेत में पहले से ही क्या था भाई, हिस्सा था भाई। विभाजन ने सिर्फ उस हिस्से को क्या किया भाई, अलग कर दिया भाई, ठीक है।
लेकिन पहले से हिस्सा था, तो विभाजन ने उस क्या है हिस्से को अलग किया। उपभोग का तरीका बदला भाई। विभाजन कोई नई चीज नहीं बनाता, यह केवल उपयोग करने के तरीके को बदलता है। ठीक है, पहले सब मिलकर पूरे खेत का उपयोग कर रहे थे, अब हर कोई अपने हिस्से के टुकड़े का अकेले उपयोग करेगा। ठीक है, तो कोई नई जमीन नहीं आई है, उसी का उपयोग कर रहे हैं, कोई हस्तांतरण नहीं हुआ यहाँ पे, क्योंकि संपत्ति का मालिक नहीं बदला भाई, संपत्ति के मालिक तो वही है, बल्कि वही चार भाई हैं। तो यह अंतरण यानी कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी की श्रेणी में नहीं आता भाई। ठीक है, मोहर सिंह बनाम देवीचरण का केस भाई, आइए इस केस का सार देखते हैं भाई। उच्चतम न्यायालय ने इस केस में बहुत ही सरल बात कही थी, जिसे आप अपने छात्रों को बता सकते हैं भाई कैसे क्या कही थी इस बात में। मोहर सिंह बनाम देवीचरण के केस में उच्चतम न्यायालय ने विभाजन का मतलब है अधिकारों को नया सृजन करना नहीं। तो विभाजन का मतलब क्या है, अधिकारों को नया सृजन करना नहीं, बल्कि पहले से मौजूद अधिकारों को अलग अलग हिस्से में बांटना भाई। ठीक है, यानी कि विभाजन का मतलब क्या है कि अधिकारों का नया सृजन करना नहीं है, अधिकार थे और अधिकारों को अलग अलग हिस्से में बांट दिया। तो यानी कि मौजूदा अधिकारों को अलग अलग हिस्से में बांटना। जमीन में पहला नाम तो था ही और जमीन थी उसकी, तो हिस्से बना दिए अलग अलग, कितनी जमीन तेरी इतनी मेरी। ये आगे चर्चा करते हैं हम। तो विभाजन भी अंतरण अधिनियम में नहीं आता भाई। अव्यप्रण सरेंडर बोलते हैं भाई इसको, सरेंडर। इसे आप हितों का मिलन समझ सकते हैं भाई। ठीक है, जब एक छोटा अधिकार, छोटा हित अपने से बड़े अधिकार यानी कि बड़े हित में जाकर गायब हो जाता है, तो उसे क्या कहते हैं भाई, अव्यप्रण कहते हैं भाई। ठीक है, अव्यप्रण कहते हैं इसे। अव्यप्रण कहते हैं इसको। ठीक है, जब क्या है एक छोटा हित बड़े हित में जाके क्या होता है, गायब हो जाता है, तो इसे क्या कहते हैं भाई, अव्यप्रण कहते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं बड़ा हित क्या है भाई। मकान मालिक का मालिकाना हक है, यह सबसे क्या है बड़ा अधिकार है कि जो मकान मालिक जो है, मकान मालिक का मालिकाना हक है, यह सबसे बड़ा क्या है अधिकार है। अब छोटा हित क्या है, किराएदार का रहने का अधिकार, यह एक सीमित अधिकार है। ठीक है, तो ये जब बड़े हित में जाएगा तो क्या हो जाएगा भाई, ये गायब हो जाएगा। ठीक है, जब किराएदार ख घर खाली करके मालिक क को चाबी वापस सौंप देता है, तो किराएदार का वह छोटा सा रहने का अधिकार खत्म हो जाता है और मालिक का जो पूरा मालिकाना हक था वह फिर से पूर्ण हो जाता है भाई। ध्यान रखना भाई ऐसे अधिकारों को। ठीक है, कानून इसे अंतरण क्यों नहीं मानता, तो ये भी जो है अव्यप्रण का अधिकार, इसको भी कानून क्या है अंतरण नहीं मानता, क्योंकि जो किराएदार जो रखा जो था उसने कोई जमीन नहीं ली, कोई जमीन उसको ट्रांसफर नहीं हुई, बल्कि वो क्या था वैसे रह रहा था। ठीक है, तो कानून इसे अंतरण क्यों नहीं मानता, नया कानून कुछ नहीं बना भाई, तो नया कानून तो बना ही नहीं, तो मानेगा कैसे। मकान मालिक को घर वापस मिला तो उसे कोई नया अधिकार नहीं मिला भाई, उसके पास मालिक होने का हक तो पहले से ही था, बस किराएदार के हटने से उसका पूर्ण अधिकार बिना किसी रुकावट के वापस बहाल हो गया। ठीक है, सवतव का विलय भाई, आप इसे ऐसे समझें जैसे एक छोटी नदी यानी कि किराएदार बड़ी नदी यानी कि स्वामी का अधिकार में जाकर मिल गई। ठीक है, क्या नदी का पानी बढ़ गया, नहीं भाई, पानी तो उतना ही है, छोटी नदी मिली है तो वह तो बस एक होकर बहने लगी भाई, तो दोनों एक होकर क्या हो गई बहने लगी, जमीन तो मालिक की थी। ठीक है, आइए देखते हैं एक और उदाहरण। मान लीजिए एक बड़ा गुब्बारा है, बड़ा गुब्बारा यानी कि मालिक का हक भाई, इसके अंदर एक छोटा सा गुब्बारा फुलाया गया भाई, किराएदार का हक भाई। जब आप उस छोटे गुब्बारे की हवा निकाल देते हैं तो क्या बड़े गुब्बारे
किससे बदलती है? नहीं भाई, बड़े गुब्बारे की तो वैसी ही रही, वह बस अपनी पुरानी अवस्था में वापस आ जाता है। यही क्या है? अव्यपरण है भाई, अव्यरपण है भाई। ठीक है, आइए आगे चर्चा करते हैं। तो यह अव्यरपण भी क्या है? संपत्ति अंतःकरण में नहीं आता। मान लीजिए ये उदाहरण हमने देख लिया किराएदार वाला। मुख्य बातें देखते हैं। छोटा हित यानी कि किराएदार का अधिकार है, बड़ा हित क्या है? मालिकाना हक है। परिणाम क्या होगा? छोटा अधिकार बड़े अधिकार में जाके क्या हो जाएगा भाई? विलीन हो जाएगा। जैसे ही किराएदार वहां से जाता है तो मालिक को फिर से उस घर का क्या है? कब्जा मिल जाएगा। लेकिन नया कानून नहीं बना यहाँ पे, क्योंकि वो तो जमीन उसकी मालिक की है ही पहले से ही। ठीक है, यह कोई सेल या गिफ्ट नहीं है, इसीलिए यह संपत्ति अंतरण अधिनियम के तहत अंतरण नहीं है, ट्रांसफर नहीं है। विमोचन, सरल व्याख्या में सीधे शब्दों में कहे तो विमोचन का मतलब है अपना अधिकार किसी दूसरे को सौंप देना। ठीक है, तो ये भी अंतरण अधिनियम के अंतर्गत नहीं आता भाई। आइए देखते हैं। अभी तक हमने देखा कि विभाजन में कोई नया हक पैदा नहीं हो रहा भाई। ठीक है, शायद ये पूरे हो गए यहाँ पे। हाँ, विभाजन तक है। आइए आगे चर्चा करते हैं। आगे क्या था? विमोचन। सीधे शब्दों में कहे तो विमोचन का मतलब है कि अपना हक किसी दूसरे को सौंप देना भाई। अभी तक हमने देखा कि विभाजन में कोई नया हक पैदा नहीं हो रहा था भाई। ठीक है, विभाजन में तो नहीं हो रहा था, बस पुराने हक को अलग किया जा रहा था भाई। लेकिन विमोचन में स्थिति अलग होती है भाई। क्या होती है स्थिति अलग? नया स्वतः भाई, नया स्वतः का सृजन। यहाँ कै अपना अधिकार ख को दे देता है भाई। अब ख के पास जो पहले से था उसमें क का हिस्सा भी क्या होगा भाई? जुड़ गया भाई। यानी ख के पास अब बड़ा हक आ गया जो पहले नहीं था भाई। तो विमोचन में क्या है? हक क्या हो जाता है? ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, आइए आगे चर्चा करते हैं भैया। कानून की नजर में अंतरण, चूंकि क ने अपने हिस्से का अधिकार पूरी तरह से ख को दे दिया भाई, तो ख को एक नया स्वतः यानी कि स्वतः मिल गया, यानी कि अधिकार मिल गया। कानून कहता है कि जब एक व्यक्ति अपना हक दूसरे को देता है तो दूसरे का हित बढ़ जाता है। तो यह क्या है? अंतरण है, यानी कि क्या है? ट्रांसफर है। ठीक है, तो विमोचन क्या है? ट्रांसफर है। प्रतिफल क्या है भी? इसका प्रतिफल का मतलब विमोचन पैसों के बदले प्रतिफल सहित भी हो सकता है भाई, और बिना पैसों के प्रतिफल रहित भी हो सकता है भाई। दोनों ही स्थितियों में अगर किसी का मालिकाना हक बढ़ रहा है तो यह अंतरण माना जाता। अब प्रतिफल सहित का मतलब जैसे आप कोई जमीन खरीद रहे हैं, आपने जमीन खरीदी, उसने आपके जमीन नाम करवा दिया, आपने पैसे दे दिए, बात खत्म। दूसरी है पर बिना पैसे के, यानी कि प्रतिफल रहित भाई। आपने आपको कोई क्या है गिफ्ट में कोई चीज दे दी, ठीक है, तो आपने उसको प्रतिफल रहित है, ये तो आपने तो पैसे थोड़ी दिए हैं, उसने अपनी मर्जी से आपको गिफ्ट दिया है। ठीक है, तो दोनों ही स्थिति में अगर किसी का मालिकाना हक बढ़ रहा है, सॉरी, तो यह अंतरण माना जाएगा। आइए आगे बात करते हैं। मनियप्पा पिलई बनाम देरई सामी। तो मरियप्पा पिलई बनाम देरई सामी केस, इस केस में मद्रास उच्च न्यायालय ने बहुत स्पष्ट बात कही थी। क्या बात कही थी? अगर एक व्यक्ति अपनी संपत्ति का हिस्सा किसी दूसरे को लिखकर दे देता है तो उस दूसरे व्यक्ति का कद बढ़ जाता है। ठीक है, अब लिख के दे दी तो ठीक है, उसके पास अधिकार गया तो उसका क्या है? कद बढ़ गया, चूंकि उसे एक नया अधिकार मिला जो पहले उसके पास नहीं था। ठीक है, इसलिए इसे संपत्ति का अंतरण ही माना जाएगा भाई। ठीक है, कि उसने लिख के दे दिया तो उसके पास अधिकार बढ़ गया, अधिकार बढ़ गया तो संपत्ति का अंतरण हो गया। ठीक है, आइए उदाहरण देखते हैं। विभाजन। विभाजन क्या? चार भाई आपस में पुश्तैनी जमीन बांट रहे हैं, कोई अंतरण नहीं है क्योंकि हक पहले से था। विमोचन, अगर एक भाई अपना पूरा हक
दूसरे भाई को लिखकर दे दे, चाहे वह बदले में कुछ ले या न ले, तो दूसरे भाई का हिस्सा बढ़ गया, क्योंकि अब उसे कै का हक भी मिल गया भाई, इसलिए यह अंतरण है, ट्रांसफर है। ठीक है, तो यानी कि दो भाई हैं, अगर पुश्तैनी जमीन बांट रहे हैं तो वो क्या है, अंतरण नहीं है। और विमोचन में क्या है, एक भाई अपना हिस्सा दूसरे भाई को लिख कर दे देता है तो वो क्या हो गया, विमोचन हो गया, चाहे वो उसके बदले में कुछ ले चाहे ना ले भाई। ठीक है, और ये क्या है, अंतरण यानी कि ट्रांसफर है भाई संपत्ति का। स्वतः त्याग, तो स्वतः त्याग का मतलब क्या है, इसे एक शब्द में कहें तो यह है कि अपना हक छोड़ देना भाई, यानी कि स्वतः यानी कि खुद का हक त्याग देना भाई। ठीक है, इसे अंतरण क्यों नहीं माना जाता, तो जो अपना हक त्याग देता है उसको क्या नहीं माना जाता, अंतरण नहीं माना जाता। क्यों नहीं माना जाता, हक का अंत होना भाई। ठीक है, किसी को देना नहीं भाई। ठीक है, अंतरण तब होता है जब आप अपना हक किसी दूसरे व्यक्ति को देते हैं, लेकिन स्वतः त्याग में आप अपना हक किसी को देते नहीं है बल्कि उसे खत्म कर देते हैं भाई। ठीक है, तो स्वतः त्याग जो है उसमें आप किसी को हक नहीं देते, उसमें क्या आप क्या कर देते हैं, अपना हक खत्म कर देते हैं। ठीक है, इसलिए क्या है, अंतरण नहीं होगा भाई। ठीक है, तो अंतरण यानी कि ट्रांसफर नहीं माना जाएगा ये। ठीक है, कौन सा, स्वतः त्याग भाई, खाली जगह भाई। जब आप अपना हक छोड़ते हैं तो वह संपत्ति का हिस्सा एक तरह से खाली हो जाता है। ठीक है, जब आपने अपना हक छोड़ दिया तो संपत्ति का हिस्सा जो है एक तरह से क्या हो जाता है, खाली हो जाता है। आप उसे किसी को बेच या दान नहीं रहे भाई। ठीक है, तो आप नहीं तो उसको बेच रहे, नहीं दान कर रहे उसको, बल्कि अपने अधिकार की घोषणा कर रहे हैं कि आज से मेरा इस पर कोई दावा नहीं है भाई। ठीक है, आइए आगे चर्चा करते हैं। मान लीजिए एक पुश्तैनी जमीन है जिस पर 3 भाइयों का हक है। एक भाई का ताकि मैं इस जमीन में अपना कोई भी हिस्सा नहीं चाहता भाई। ठीक है, उसने बोल दिया मैं अपना दावा छोड़ता हूँ। उसने अपना हिस्सा किसी को बेचा नहीं है भाई, बस अपना अधिकार त्याग दिया। चूंकि उसने किसी को ट्रांसफर नहीं किया, इसलिए यह क्या है, कानून की धारा 5 के हिसाब से अंतरण नहीं है भाई। कौन सा कानून, संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 5 के अनुसार ये क्या है, अंतरण नहीं है। ठीक है, जैसे 3 भाइयों की जमीन है तो एक बोल रहा है कि मैं अपना क्या कर रहा हूँ, छोड़ रहा हूँ, तो वो छोड़ा ही तो, उसने बेचा थोड़ी किसी को, तो अंतरण कैसे होगा, भार भाई, चार्ज क्या है भाई। कल्पना कीजिए कि आपके पास एक घर है, आपको अपने किसी किराएदार को हर महीने कुछ पैसे यानी कि भरण पोषण देने। ठीक है, किराएदार को नहीं, सॉरी, रिश्तेदार को। ठीक है, रिश्तेदार है। ठीक है, तो मान लीजिए आपके पास एक घर है, आपको अपने किसी रिश्तेदार को हर महीने कुछ पैसे देने यानी कि भरण पोषण देना। आप उस रिश्तेदार को भरोसा दिलाने के लिए कहते हैं कि भाई अगर मैं पैसे देने में चूक गया तो तुम मेरे इस घर को बेचकर अपना पैसा वसूल कर लेना भाई। ठीक है, तब ही आजकल हो जाता है। ठीक है, कि पैसा नहीं है तो ये घर बेचकर वसूल कर लियो। ठीक है भाई, यहाँ आपने अपना घर बेचा नहीं है बल्कि उसको क्या कहिए, आपने तो बात कही है, बेचा कहाँ पे आपने, तो ये क्या है, भार के मतलब ये संपत्ति अंतरण नहीं है, बेचा नहीं है, न ही उस पर मालिकाना हक बदला भाई, मालिकाना हक तो आपका ही है। आपने तो बस उस घर का एक क्या है, भार यानी चार्ज डाल दिया ताकि आपका भुगतान सुरक्षित हो जाए। ठीक है, तो आपने क्या डाला, आपने तो चार्ज डाला, भार डाल दिया उस पर। ठीक है, बेचा थोड़ी है, तो अंतरण में नहीं आएगा, ताकि आपका क्या भुगतान है, क्या हो जाए भाई, सुरक्षित हो जाए। ठीक है भाई, आइए आगे चर्चा करते हैं। कानून इसे अंतरण क्यों नहीं मानता भाई, तो भार को अंतरण क्यों नहीं मानता, मालिकाना हक वही रहता भाई, तो मालिकाना हक तो वही है, घर अभी भी पूरी तरह आपका है भाई। ठीक है, आप उसमें रह सकते हैं और किराए पर दे सकते हैं भाई, किसी ने मालिकाना हक नहीं छीना है भाई। ठीक है,
केवल भुगतान की गारंटी भाई, आपने बस उस संपत्ति को एक गारंटी के रूप में इस्तेमाल किया है, यह अंतरण नहीं है, क्योंकि संपत्ति किसी दूसरे के नाम नहीं हुई है भाई, बस उस पर एक कानूनी बोझ या जिम्मेदारी डाल दी है भाई। ठीक है, आगे हम चर्चा करते हैं। तो अंतरण नहीं हुआ भाई। संपत्ति का उपयोग भाई, इसमें संपत्ति का उपभोग नहीं बदलता, बस संपत्ति उस भुगतान को चुकाने के लिए बाध्य हो जाती है। मान लीजिए आपने बैंक से लोन लिया भाई, ठीक है भाई, ले लिया और अपने घर के कागज बैंक के पास रख दिए भाई। आप घर बैंक का हो गया भाई, अब क्या होगा, क्या घर में बैंक का होगा? नहीं है। कैसे होगा बैंक का? आपने बेचा थोड़ी बैंक को, लोन ही तो लिया है, कागज ही तो रखे। नहीं भाई, घर आपका ही है, लेकिन उस पर एक भार यानी कि चार्ज आ गया। ठीक है, कि अगर आप लोन नहीं चुकाएंगे तो बैंक इस घर को क्या कर सकती है भाई? बेच सकती है। यही भार है, नया हक नहीं, बस भुगतान की सुरक्षा। ठीक है, तो ये जो भार जो है यही भार है, नया हक नहीं है। अब क्या आपको भुगतान की सुरक्षा के लिए आपने वो कागज रख दिए हैं? आइए आगे चर्चा करते हैं। वसीयत का सरल व्याख्या हुई। तो क्या वसीयत अंतरण है? कानून की सबसे बड़ी शर्त है जीवित व्यक्तियों के बीच का अंतरण। ठीक है, तो अंतरण के लिए कानून की क्या है, सबसे बड़ी क्या है शर्त है कि जीवित व्यक्तियों के बीच का अंतरण। लेकिन वसीयत जो है, वसीयत तो मरने के बाद होती है। वसीयत इस शर्त को पूरा नहीं करती भाई। क्यों नहीं है अंतरण भाई? मृत्यु के बाद प्रभाव में आती है वसीयत, लेकिन अंतरण में क्या है, जीवित व्यक्ति हो भाई, उनके बीच में क्या हो, अंतरण हो भाई। वसीयत तब काम करती है जब वसीयत करने वाला व्यक्ति इस दुनिया में नहीं रहता भाई। ठीक है, तब वो वसीयत काम करती है। जीवित व्यक्ति का नियम, संपत्ति अंतरण अधिनियम केवल तभी लागू होता है जब कै और ख दोनों जीवित हों भाई। चूंकि वसीयत मृत्यु के बाद सक्रिय होती है भाई। तो वसीयत कब सक्रिय होते हैं? मृत्यु के बाद सक्रिय होते हैं। ठीक है, इसलिए यह इस कानून के दायरे से बाहर है। कौन से कानून के? संपत्ति अंतरण अधिनियम के भाई। इसे भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के तहत देखा गया। किसको? वसीयत को। सरल एक उदाहरण देखते हैं। एक पिता अपने बेटे के नाम वसीयत लिखता है, तब तक पिता जीवित है, बेटे के पास उस संपत्ति का कोई अधिकार नहीं। जब तक पिता जीवित है उसको कैसे जाएगा? चलो वो वसीयत लिख दी तो। ठीक है, पिता इसे कभी भी बदल सकता है भाई, इसलिए यह अंतरण नहीं है। ध्यान रखना, यह अंतरण नहीं है। वही अब हम बात करते हैं सेटलमेंट डीड। व्यवस्थापन विलेख। व्यवस्थापन विलेख क्या है? व्यवस्थापन का मतलब है अपनी संपत्ति को किसी और के लाभ के लिए व्यवस्थित करना। लेकिन इसमें एक पेच है। तो व्यवस्थापन विलेख क्या है कि अपनी संपत्ति यानी कि खुद की संपत्ति को किसी और के लाभ के लिए व्यवस्थित करना। लेकिन इसमें एक पेच है, क्या है? प्रतिसहरण की शर्त भाई। इसे बहुत ध्यान से समझते हैं भाई। आइए देखें, यदि कै अपनी संपत्ति ख को इस शर्त पर देता है कि अगर मेरी जरूरत पड़ी तो मैं इसे वापस ले सकता हूं। ठीक है, तो ये क्या है? अंतरण नहीं है, क्योंकि शर्त रख दी उन्होंने कि अगर जरूरत पड़ी तो मैं वापस ले लूंगा भाई। ठीक है, अपनी संपत्ति को किसी और के लाभ के लिए व्यवस्थित करना। लेकिन इसमें एक पेच क्या है कि प्रतिसहरण की शर्त होती है बीच में। अगर मेरी
जरूरत पड़ी तो मैं इसे क्या ले लूंगा, वापस ले लूंगा संपत्ति को भाई। क्यों नहीं है भाई अंतरण? अंतरण क्यों नहीं है? कानून कहता है कि अगर आप संपत्ति को वापस लेने का अधिकार अपने पास सुरक्षित रखते हैं तो आपने अपना मालिकाना हक पूरी तरह खोया नहीं है भाई अभी। चूंकि मालिकाना हक पूरी तरह से हस्तांतरित ट्रांसफर नहीं हुआ भाई अभी, क्योंकि शर्त रख दी है अगर जरूरत पड़ी तो मैं वापस ले लूंगा। इसलिए इस अधिनियम की धारा 5 के अंतर्गत पूर्ण अंतरण नहीं माना जाएगा भाई, ये आधा अंतरण है। एक बुजुर्ग व्यक्ति अपनी संपत्ति का प्रबंधन अपने पोते को सौंपता है, सौंप दिया भाई बुजुर्ग व्यक्ति ने अपने पोते को प्रबंधन, लेकिन साथ में यह शर्त लिख देता है कि अगर मेरा पोता मेरी देखभाल नहीं करेगा तो यह संपत्ति वापस मेरे पास आ जाएगी। ये बात भी लिख दी है बूढ़े ने, बुजुर्ग व्यक्ति ने। चूंकि बुजुर्ग ने वापस लेने का अधिकार अपने पास रखा है, इसलिए यह संपत्ति का पूर्ण और अंतिम अंतरण नहीं है भाई, ध्यान रखना। ठीक है, आइए आगे चर्चा करते हैं। वसीयत मृत्यु के बाद काम करती है भाई। ठीक है, इसलिए यह जीवित के बीच का अंतरण नहीं है। ठीक है, और रिवोकेबल सेटलमेंट में मालिक अपने पास वापस लेने की शक्ति रखता है, इसीलिए मालिकाना हक पूरी तरह किसी और को नहीं गया है भाई अभी। ठीक है, भारत के बाहर स्थितियां, संपत्तियों का अंतरण, आसान व्याख्या में। सरल शब्दों में कानून कहता है कि संपत्ति का अंतरण केवल इस बात पर निर्भर नहीं करता कि जमीन भारत में है या विदेश में है। अगर कोई भारतीय कानून के दायरे में आने वाला व्यक्ति किसी विदेशी संपत्ति को बेचता या दान करता है तो उसे कुछ बुनियादी सिद्धांतों का पालन करना होगा। कौन कौन से वो बुनियादी सिद्धांत हैं, आइए देखते हैं। अधिकार का दावा हुई, राइट टू क्लेम। अगर क यानी कि भारतीय नागरिक विदेश में अपनी संपत्ति किसी ख को हस्तांतरित करता भाई, ठीक है भाई, कर रहा है, तो क के पास यह अधिकार है कि वह भारत में यह कह सके कि मैंने अपनी संपत्ति का अंतरण कर दिया। ठीक है, भारत का कानून उसे अपने संपत्ति अधिकारों का दावा करने से नहीं रोकता। ठीक है, आगे चर्चा करते हैं। मुख्य पेच भाई, उस देश का कानून यानी कि स्थानीय कानून। यह सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जिस देश में संपत्ति स्थित है, जैसे अमेरिका, यूके, दुबई, वहां भी भूमि विधि सबसे ऊपर होगी भाई। ठीक है, अगर भारत का कानून कहता है कि यह अंतरण सही है लेकिन विदेश का कानून कहता है कि यह गलत है, तो विदेश का कानून ही मान्य होगा भाई, ध्यान रखना। ठीक है, साबित करने का दायित्व भाई। अगर कोई व्यक्ति उस विदेशी संपत्ति के अंतरण को गलत या अवैध ठहराता है, ठीक है, कि जो विदेशी संपत्ति जो इसका अंतरण ट्रांसफर जो है गलत या अवैध तरीके से हुआ है, तो यह उसी की जिम्मेदारी होगी कि वह सबूत लाए और कोर्ट को बताए कि देखो जिस देश में यह जमीन है वहां के कानून के हिसाब से यह अंतरण गलत है। ठीक है, तो सबूत लाने का भी क्या है, उसी के ऊपर क्या होगा, दावा होगा, वो लेके आएगा। आइए आगे चर्चा करते हैं। मान लीजिए एक भारतीय व्यक्ति अमेरिका में अपनी जमीन बेचता भाई, बेच रहा भाई, भारत का व्यक्ति अमेरिका में अपनी जमीन बेच रहा, भारतीय कानून उसे अंतरण करने की इजाजत देता है, भारत का कानून तो बेचने की इजाजत देता है, बेच दो। लेकिन अगर अमेरिका के स्थानीय कानून में रजिस्ट्रेशन का कोई विशेष नियम है और उसने उसका पालन नहीं किया, तो वहां की सरकार उस अंतरण के रद्द कर सकती है भाई, उस अंतरण को। कि मान लीजिए कोई भारतीय व्यक्ति है भाई, ठीक है, और वो अमेरिका में अपनी जमीन बेच रहा है, तो भारतीय कानून उसे अंतरण की इजाजत देता है भाई, सीधी बात है। तो क्या अमेरिका का कानून भी देगा? लेकिन अगर अमेरिका के स्थानीय कानून में, जो अमेरिका का स्थानीय कानून है, स्थानीय कानून में रजिस्ट्रेशन का कोई विशेष नियम है, तो स्थानीय कानून में अगर रजिस्ट्रेशन का कोई विशेष नियम है तो उसने उसका पालन नहीं किया,
और उसने उसका पालन नहीं किया, किसने? जो बेच रहा उसने, तो वहां की सरकार उस अंतरण को रद्द कर सकती है भाई, कि तूने पालन ही नहीं किया रूल का, तो आपको कैसे हो जाएगा? तो कानून क्या कर दिया? अंतरण रद्द कर दिया। यहाँ भारतीय कानून तब तक कुछ नहीं कर पाएगा जब तक वहां के स्थानीय कानून की शर्तें पूरी नहीं होती। तो आप स्थानीय कानून की शर्तें पूरी करनी पड़ेंगी आपको, ठीक है। संपत्ति कहीं भी हो गई, अंतरण की प्रक्रिया वहां की भूमि विधि के अधीन ही होगी। तो संपत्ति कहीं पे भी हो, विदेश में हो, तो अंतरण के अधीन ही, अंतरण की जो प्रक्रिया जो है वहां की क्या है? भूमि विधि के अधीन होगी भी। भारत का कानून केवल अंतरण करने वाले व्यक्ति के अधिकारों को मान्यता देता है, लेकिन विदेशी जमीन के नियमों को बदल नहीं सकता, ठीक है। संपत्ति कहीं भी हो, अंतरण की प्रक्रिया वहां की भूमि विधि के अधीन होगी भाई, ठीक है। भारत का कानून केवल अंतरण करने वाले व्यक्ति के अधिकारों को मान्यता देता है, लेकिन विदेशी जमीन के नियमों को बदल नहीं सकता, ठीक है। उत्तराधिकार की संभावना भाई, उत्तराधिकार की संभावना, धारा 6 जो ट्रांसफर नहीं किया जा सकता भाई, तो धारा 6 जो है जिसमें क्या है? ट्रांसफर नहीं किया जा सकता, अंतरण नहीं किया जा सकता। धारा 6 में ये बात कही गई है। धारा 6 में कहा गया कि जो ट्रांसफर नहीं किया जा सकता भाई। उत्तराधिकार की संभावना मतलब देखते हैं, जिसे हम आम भाषा में उम्मीद कहते हैं भाई। जैसे किसी के मरने पर मुझे उसकी संपत्ति मिलेगी, यह अभी केवल एक क्या संभावना है, ठीक है। तो उत्तराधिकार की क्या है? संभावना है ये, ठीक है, कि फलाना मरने के बाद मेरे को क्या मिलेगी? ये संपत्ति मिलेगी भाई, मैं उत्तराधिकारी बन जाऊंगा। बात नंबर 2 भाई, इसमें एक उदाहरण देखते हैं। आप अपनी उस संपत्ति को अभी नहीं बेच सकते जो आपको अपने दादाजी की मृत्यु के बाद मिलेगी भाई, ठीक है। तो आप कैसे बेच दें? अभी दादाजी जी रहे हैं तो मृत्यु हुई नहीं, बेच कैसे दें? क्योंकि अभी वह आपकी हुई ही नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है। आगे चर्चा करते हैं। पुनः प्रवेश का अधिकार क्या है? राइट टू री एंट्री। अगर कोई शर्त पूरी न होने पर आप जमीन वापस लेने का हक रखते हैं, तो वह हक आप किसी और को नहीं बेच सकते, ठीक है। यानी कि क्या बोल दिया इसने? अगर कोई शर्त पूरी नहीं हुई, ठीक है भाई, पूरी न होने पर आप जमीन वापस लेने का हक रखते हैं, ठीक है। तो जमीन वापस लेने का हक आ गया, शर्त पूरी नहीं हुई तो वह हक आप किसी और को नहीं बेच सकते भाई। क्यों नहीं बेच सकते भाई? वह हक केवल क्या है? मालिक का है, ठीक है। तो प्रवेश का अधिकार भाई, पुनः प्रवेश का अधिकार भाई, अगर कोई शर्त पूरी न होने पर आप जमीन वापस लेने का हक रखते हैं, तो शर्त पूरी नहीं होगी तो जमीन वापस हक लेंगे, तो वह हक आप किसी और को नहीं बेच सकते भाई, ठीक है, जो हक आपने वहां से लिया। वह केवल क्या है? मालिक का, ठीक है। अगला जो पॉइंट है हमारे पास क्या है? सुखीचार, सुखाचार, सॉरी सुखाचार। सुखाचार क्या है भाई? रास्ता इस्तेमाल करने का अधिकार, जिसको क्या बोलते हैं? सुखाचार, यानी कि सुख के लिए रास्ता उपयोग किया। आप अपने घर का उपयोग करने का अधिकार, यानी कि रास्ता जमीन से अलग करके किसी और को नहीं बेच सकते। अधिकार जमीन के साथ जुड़ा होता है, ठीक है। तो सुखाचार का मतलब क्या है? रास्ता इस्तेमाल करने का अधिकार, आप रास्ता इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अपने घर का उपयोग करने का अधिकार, यानी कि जो रास्ता जो है जमीन से अलग करके किसी और को नहीं बेच सकते, ठीक है। अधिकार जमीन के साथ जुड़ा होता है, ठीक है।
तो सुखाचार का मतलब क्या है कि आप अपने घर का उपयोग करने का अधिकार, यानी कि रास्ता जमीन से अलग करके किसी और को नहीं बेच सकते। तो वो और को बेच ही नहीं सकते, क्योंकि जमीन में जाएंगे कहाँ से फिर, अगर रास्ता ही बेच दिया तो वो क्या है, वो सुखाचार है। और आज के लिए जो है हमने क्लास पूरी कर दी, और आशा है आपको समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों तक पहुंचाएं। तो धारा 6 में जो ट्रांसफर नहीं किया जा सकता, उसके बारे में हमने क्या की है, चर्चा की, यानी कि उत्तराधिकार की संभावना। जैसे आपको संभावना है कि आपके दादाजी मरने के बाद आपके नाम जमीन आ जाएगी और पहले ही उसको बेच देते हैं, तो बेच ही नहीं सकते, आपके नाम ही नहीं है। फिर है पुनः प्रवेश का अधिकार। अगर कोई शर्त पूरी ना हो, आप जमीन वापस लेने के क्या है, हक रखते हैं, वही हकदार है। तो वह हक आप किसी और को नहीं बेच सकते, ठीक है। वह केवल क्या है, मालिक का है, ठीक है। तो आपके पास शर्त पूरी नहीं हुई है, तो आप किसको और क्यों बेच देंगे, क्योंकि हक तो मालिक का उसके पास, ठीक है भाई। बात नंबर 3 सॉरी, सुखाचार, ठीक है। रास्ता इस्तेमाल करने का अधिकार। आप अपने घर का उपयोग करने का अधिकार, जो रास्ता जो है जमीन से अलग करके नहीं बेच सकते। अगर जमीन से अलग करके बेच दिया तो जाएंगे कहाँ पे, जमीन में, ठीक है। अधिकार जमीन के साथ जुड़ा होता है, ठीक है। तो कई बार रजिस्ट्री नहीं लिखवाते कि मेरे प्लाट के 25 फुट का रास्ता लगता है, तो आप उस रास्ते को नहीं बेच सकते, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आशा आपको समझ में आया होगा, छोटे छोटे पॉइंट थे और बहुत आसान भाषा में आपको समझाया गया है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। चैनल को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपने मित्रों तक पहुंचाएं। धन्यवाद।